संजय राउत को लगभग 8 दिन की ईडी कस्टडी के बाद 31 जुलाई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर ईडी ने अरेस्ट किया। उनके खिलाफ चार्जेस थे पत्राचाल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के। वो लगभग 100 दिनों तक कस्टडी में रहे, लेकिन अभी 100 दिनों के बाद स्पेशल कोर्ट ने उनकी बेल मंजूर की है। ईडी अगर किसी भी इंसान पर मनी लॉन्ड्रिंग या फिर इकोनॉमिक ऑफेंडर का चार्ज लगाए तो ये साबित नहीं होता कि सच में वो इंसान आरोपी है। यहाँ पे ये क्लियर है कि प्रवीण राउत को सिविल लिटिगेशन की वजह से अरेस्ट किया गया, लेकिन संजय राउत को अरेस्ट करने के पीछे कोई भी रीजन नहीं है। उस केस में गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे, लेकिन उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए कोर्ट ये कहता है कि ईडी की ये प्योर पिक एंड चूज स्ट्रेटेजी है। अब दोस्तों, ऐसे हमारे सामने कई एग्जांपल्स है जिसमें गवर्नमेंट इस तरह की एजेंसीज खुद के काम निकालने के लिए इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि संजय राउत सही है या गलत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईडी जैसी देश की एजेंसी न्यूट्रली काम कर रही है? क्या ईडी जैसे एक रेप्यूटेड एजेंसी को एक टारगेटिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉ का इस्तेमाल ये एजेंसी देश के भले के लिए कर रही है, या फिर इससे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? नमस्कार, मैं मोहित, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, जिसे शॉर्ट में ईडी कहा जाता है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी इंडिया में किसी भी फाइनेंशियल मैटर को ईडी हैंडल करती है। अब आसान भाषा में अगर कहा जाए तो ईडी के पास मेनली 4 पावर है। फर्स्ट पावर, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 के अंडर मिली है। सेकंड पावर, एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को मैनेज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंडर मिली है। थर्ड पावर, जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक ऑफेंड करके दूसरे देशों में भाग जाते हैं तो उन्हें रोकने के लिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 के अंडर मिली है। और फोर्थ पावर, देश में किसी भी जगह अगर कोई इकोनॉमिक ऑफेंड होता है तो उसे रोकने के लिए मिली है। इस पावर के अंडर सभी पब्लिक सर्वेंट्स को भी कवर किया जाता है। अब ईडी को यह पावर मिली है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर। ईडी को अगर जरा भी किसी पे शक होता है तो ईडी इस लॉ के अंडर डायरेक्ट रेड डाल सकता है, किसी का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर कस्टडी में डाल सकती है। अब दोस्तों, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ईडी के पास अपनी खुद की सो मोटो पावर नहीं है, यानी ईडी खुद कोई एक्शन नहीं ले सकता जब तक उसके पास कोई कंप्लेंट ना करे। और यही से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। रूलिंग गवर्नमेंट ही ज्यादातर बार अपोजिशन का इन्वेस्टिगेशन करवाती है, इसलिए ईडी को क्रिटिसाइज किया जाता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एलिगेशंस एग्जामाइन किए हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट और खुद ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मिसयूज करती है। अब दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आखिर ऐसा क्या है जो इतना ज्यादा न्यूज में चल रहा है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 16 ईडी को पावर ऑफ सर्वे प्रोवाइड करता है, यानी ईडी किसी भी जगह सर्वे कंडक्ट कर सकती है। सेक्शन 17 सर्च एंड सीज के पावर देती है, यानी ईडी किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। और इन 2 पावर्स के बेसिस पे ये भी डिसाइड करती है कि किसे अरेस्ट करना है। इस एक्ट का सेक्शन 19 ईडी को पावर ऑफ अरेस्ट प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, ईडी के पास इन सबसे खतरनाक पावर है सेक्शन 50 वाला। इस पावर के अंडर ईडी किसी भी इंसान को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाए बिना डायरेक्टली प्रॉपर्टी को सर्च और सीज कर सकती है। और यही मेन रीजन है कि ईडी ज्यादातर बार कंट्रोवर्सी में फंसी रहती है, क्योंकि इन्हीं सेक्शंस का इस्तेमाल कहीं ना कहीं ज्यादातर बार सिर्फ अपोजिशन को दबाने के लिए किया जाता है। अब 2002 में जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बनाया गया, तब से लेकर आज तक टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते गए, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्रिटिकल ऑफेंसेस को हम अच्छी तरह से हैंडल कर पाए। लेकिन इन सभी अमेंडमेंट्स के खिलाफ देश भर से कई पिटीशंस भी फाइल हुए हैं कि ये ईडी को एक ब्लैंकेट पावर देता है जिसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर भी सवाल उठाए थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सेक्शन 5 के अंडर ईडी को इसलिए पावर दी गई है ताकि किसी भी इंसान के पर्सनल इंटरेस्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर में एक बैलेंस क्रिएट हो, ताकि ये लॉ अच्छे से काम कर सके। इसमें एक आर्गुमेंट ये भी उठा था कि क्या फिर ईडी अथॉरिटीज एक पुलिस ऑफिसर्स की तरह काम करेगी, तो इसे कोर्ट ने रिजेक्ट किया था ये कह के कि इस लॉ का सेक्शन 50 अगर कहीं भी अप्लाई किया गया तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 का वायलेशन करता है। अब दोस्तों, ये भी एक सच है कि ईडी के द्वारा जितने भी आरोप लगाए जाते हैं उनका कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है, यानी वो आरोप कोर्ट में प्रूव ही नहीं होते।
2005 से लेकर 2014 तक का डेटा अगर हम कंसिडर करें तो ईडी के द्वारा लगाए गए आरोपों का कन्विक्शन रेट 0 है। और 2014 से लेकर अभी 2022 तक का डेटा अगर हम कंसिडर करें तो टोटल 888 केसेस दर्ज की गई है, लेकिन उनमें से भी सिर्फ 23 कन्विक्शंस पाए गए। दोस्तों, इन सभी एनालिसिस से एक बात तो सच है कि ये लॉ ईडी को बहुत ज्यादा पावर देता है, जिससे इसके पॉलिटिकल मिसयूज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने लोगों के और देश के भलाई के लिए बनाया है। कहीं ऐसा ना हो कि इस लॉ की प्रोसीजर ही लोगों के लिए एक पनिशमेंट बन जाए। अब दोस्तों, इंडिया में इस तरह की कई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसेस। तो कहीं ना कहीं इन सभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का न्यूट्रली काम करना जरूरी है, ताकि जिसके लिए हमने ये एजेंसीज बनाई है वो हमारा टारगेट अचीव हो। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद।